नमस्कार, कशिश न्यूज के खास बुलेटिन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज पूरे दिन के घटनाक्रम को लेकर ये खास बुलेटिन में हम आपके साथ आधे घंटे तक लगातार बने रहेंगे। और खबर की शुरुआत हम डिजिटल जदयू से करते हैं। जी हाँ, सब कुछ डिजिटल हो गया तो स्वाभाविक तौर पर चुनाव की जब घोषणाएं हो गई हैं, घोषणाएं होने वाली हैं और कहा यह जा रहा है कि निर्धारित समय पर ही चुनाव होगा, तो स्वाभाविक तौर पर सभी पॉलिटिकल पार्टी उसी तरीके से तैयारी भी शुरू कर दी है जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है। तो क्या है डिजिटल जदयू, कैसे डिजिटल हो गया है जदयू, उसके पीछे की सियासत क्या है, किस तरीके से चीज़ें चलेगी, तमाम चीज़ों को समझने के लिए पहले इस खबरों को देख लेते हैं। जेडीयू पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ गई है और खास तौर पर जदयू ने इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल सम्मेलन करेंगे और साथ ही साथ जदयू ने एक वेब पेज भी बनाया है। मंत्री अशोक चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मंत्री अशोक चौधरी और संजय झा की टीम ने इसकी पूरी तैयारी की है। क्या तैयारी है मंत्री जी, किस तरीके से आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं और चुनावी मोड में? जी, जैसे हर बार हम लोगों को किसी न किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को हायर करना पड़ता। पहली बार जब हम लोग कराए थे तो हम लोगों ने जूम पर कराया था, फिर बाद में हम लोगों ने गूगल मीट पे कराया, फिर डिफरेंट पर जब हम लोगों के पार्टी के नेताओं का जब वर्चुअल हुआ तो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोगों का अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और उसी परिप्रेक्ष्य में संजय झा जी ने और सब लोगों ने मिल करके, और जो बिहार के हमारे बच्चे जो IIT में हैं इस कोरोना काल में, उन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है। हम समझते हैं कि देश का पहला राजनीतिक दल होगा जिसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया है। और इसके माध्यम से जितने भी कार्यक्रम अब CM के होंगे, डिजिटल भी हो या CM ने रैली भी मान लीजिए करते हैं, इफ़ ही इज़ हैविंग अ रैली इन भागलपुर, तो एटलीस्ट पूरे बिहार और देश के लोग उस रैली को उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख सकेंगे, सुन सकेंगे। ये ध्येय है हम लोगों का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हम लोग जोड़ सकें। आप लोगों पर ये शुरू से विपक्ष का आरोप लगता रहा है कि आप लोगों ने चुनाव की जल्दबाजी की है, पहले से ही आप लोगों ने तैयारी करके रखा है। तो क्या लगता है कि इस तरीके की तैयारी सिर्फ आप कर रहे हैं या बाकी सभी दल जो आप पर आरोप लगा रहे हैं वो भी कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को और सोशल मीडिया को यूज़ करता है। सोशल मीडिया भी क्या है, सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो डिजिटल प्लेटफॉर्म। हर कोई ट्वीट कर रहा है, हर कोई फेसबुक लाइव कर रहा है, हर कोई अपनी बात को लिख रहा है। तो अगर आप डिजिटल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ऐसे कैसे ट्विटर और सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं? कोई यूज़ नहीं कर रहा हो तब वो दूसरी बात। लेकिन इस कोरोना काल में जहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, तो वैसी परिस्थिति में ऑप्शन क्या है? अगर चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराना, ये चुनाव आयोग का निर्णय है। ये चुनाव ये जिसको बोलते हैं कि संवैधानिक जिसको है दायित्व है कि हर 5 वर्ष में चुनाव करना है, नहीं करना, तो हम तो चुनाव आयोग के निर्णय का और निर्देश का अनुपालन कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जदयू ने तैयारी कर दी। हमारे साथ मंत्री संजय झा जी भी मौजूद हैं। इनकी ही टीम ने पूरी तरीके से इसकी तैयारी की है। मंत्री जी, इस तैयारी को किस तरीके से देखते हैं? आज के इस कोरोना काल में कितनी ज़रूरत है इसकी? नहीं, एक तो सही है कि खास करके जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो उनका स्वभाव कोई वर्चुअल वाला है नहीं। फील्ड में जाके काम करने वाला, यात्रा करने वाले या जा कर के मीटिंग करने वाला आदमी है। लेकिन जो आज क्या दुनिया हो गया है वो नॉर्मल नहीं, न्यू नॉर्मल शब्द आ गया। अब न्यू नॉर्मल में आपको एक माध्यम ये भी है। वैसे भी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, पता है आपको, चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो। एक माध्यम तो कम्युनिकेशन का हमेशा हर एक पार्टी, बहुत सारे नेताओं का डेली एक्टिविटी रहता है अपने इस सब माध्यम से, तो कोई नया चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये कोरोना काल में एक तरीका बदल गया है और शायद बिहार पहला स्टेट है जो चुनाव में जाएगा इस बैकग्राउंड में, कोरोना के बैकग्राउंड में। तो शायद बिहार से ही भविष्य के लिए भी क्या तरीका होगा कैंपेन का वो निकलेगा। तो सब अपने अपने तरीके से प्लेटफॉर्म तैयार। ये जो प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है, मुख्यमंत्री जी वर्चुअल सम्मेलन करेंगे या फिर आपने जेडीयू लाइव करके जो पेज बनाया है उसका स्वरूप कैसा होगा? क्या उसमें रहेगा, खास क्या रहेगा उसमें? नहीं, उसमें तो 1 लाख से ज़्यादा ही लोगों को वो एड्रेस कर सकेंगे एक बार में, और उसको एक्सपेंड भी हम लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी उनका पीछे का यात्रा है, स्पीच है, इन सारे चीज़ों को उस पर रहेगा जो कोई भी जा कर के देख सकता है। इसके अलावा कोई सुझाव भी देना है तो उस साइट पे जा कर के आप सुझाव भी सरकार को दे सकते हैं। तो बड़ा इनोवेटिव है उस मामले में। हाँ, पुराना सारा रिकॉल कर सकते हैं उनके सारे स्पीच वगैरह कि जितना उनका रहा है। तो जदयू भी हाईटेक
स्वाभाविक तौर पर पहले भी हाईटेक रहा है। और जब प्रशांत किशोर के साथ चुनाव 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को उन्होंने हायर किया था और एक बढ़ता बिहार करके एक उन्होंने स्लोगन भी दिया था। और नीतीश के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, उसको लेकर डिजिटली भी और जो प्रशांत किशोर का अपना एक तरीका है उस तरीके से 2015 का चुनाव वो लड़े भी हैं। इस तरह से पहली बार ऐसा नहीं है। लेकिन चलिए, इस बार सिचुएशन काफ़ी विपरीत है। आप सभा करने नहीं जा सकते हैं, रैली नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। शैलेंद्र, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जो संजय झा और अशोक चौधरी जिस तैयारी की बात कर रहे हैं, उस तैयारी के सहारे बिहार में राजनीतिक मिजाज जो रहा है, बिहार का राजनीतिक मिजाज, राजनीतिक समझदारी रहा है, और चुनाव के दौरान जो भाषण और रैली की जो परंपराएं रही हैं, और लोग जिस तरीके से हेलीकॉप्टर देखने भी लोग जुटते हैं, लेकिन नेता का भाषण सुनने भी जाते हैं, लेकिन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के सहारे लोगों तक पहुंचना कितना आसान है? क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से बातें हो रही हैं, ये है कि अब हर, ठीक है, मोबाइल की कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंच गई, लेकिन आपकी बात गांव तक पहुंचे? पहले जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ता भीड़ जुटाते थे या फिर रैली में लोग भाषण भी सुनने आते थे, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के सहारे उस तरह की रैली या उस तरह का अनुभव प्राप्त हो सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं ये कमी जरूर खलेगी कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार होता था पारंपरिक तरीके से, ये बहुत पहले से चला रहा है। हालांकि उसमें बदलाव लगातार हुए। आपने ठीक कहा कि प्रशांत किशोर के समय चीजें बदली थी और इस बार कोरोना के कारण चीजें और बदलने वाली हैं, तो काफी नया चीज होगा लोगों के लिए। लेकिन वो हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट, बड़े बड़े मंच, माइक, साउंड और लाखों लोग, हजारों लोग रैलियों में शामिल होने लोग जाते थे, वो भीड़ इस बार नहीं दिखेगी, वो हल्ला हंगामा इस बार नहीं दिखेगा। इस बार थोड़ा अलग है, पर कहीं ना कहीं लोगों को ये कमी जरूर खलेगी, क्योंकि पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरा का पूरा जो चुनाव का जो स्वरूप है, वो स्वरूप ही इस बार बदलता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं पूरे देश में बिहार का चुनाव राजनीतिक दृष्टि से तो लोग इसे महत्वपूर्ण मानेंगे ही, लोग देखते ही हैं, लेकिन जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर भी लोगों का काफी ध्यान होगा। हर लोग ये जानना चाहता है कि इस बार चुनाव आयोग चुनाव कैसे कराएगा, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कैसे वर्चुअल रैली, वर्चुअल सम्मेलन और मोबाइल के जरिए अपनी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कह पाएंगे। तो पूरे देश की नजर इस वक्त बिहार चुनाव पर टिकी है। हर तरफ से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से ये रणनीति बनेगी। लेकिन आपने सही कहा कि वाकई जो पुरानी पद्धति है, जो प्रचार तंत्र था, जिस तरीके से प्रचार होता है, वो नहीं होगा और लोगों को इसकी कमी जरूर खलेगी। अब ये तो नतीजे बता पाएंगे कि ये जो चुनाव है, वो चुनाव में लोगों को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां कितनी प्रभावित कर पाती हैं, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी से उसकी तैयारी शुरू हो गई है और इसी क्रम में जदयू ने भी अपना पूरा वो जो सोशल कैंपेनिंग होता है, सोशल मीडिया के जरिए या डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना, वेब पोर्टल बनाना, वर्चुअल रैली करना नीतीश कुमार का, तो उसकी शुरुआत जदयू ने कर दी है कि कहीं वो इसमें। आखिरी सवाल आपसे है कि बिहार से, सही बात है कि बिहार से शुरुआत हो रही है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में देश में सबसे पिछड़े राज्यों में बिहार की गिनती होती है। आप जब पटना शहर या डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से आप जैसे बाहर निकलेंगे, कुछ जियो को लेकर कुछ कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी एयरटेल, बीएसएनएल, बाकी जो पार्टी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव-गांव में फैलाने की बात कर रहे हैं, वो कनेक्टिविटी आज भी हम मिस करते हैं। गांव, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय में तो अभी भी नेट कनेक्टिविटी के कारण घंटों घंटों स्टेट बैंक या कोई भी ब्रांच हो, लिंक फेल होता है। वो चीज़ें आज भी बिहार में देखने को मिलता है। डिजिटल इंडिया की बात हुई है, लेकिन अभी भी 99% प्रखंड मुख्यालय पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है डिजिटली भाषण कराना, रैली कराना। तो इसको लेकर नेताओं के बीच कुछ बातचीत चल रही है कि नहीं, कि हम जो प्राइवेट जो इस तरह के नेट कनेक्टिविटी मुहैया कराते हैं बिहार में, वो कंसंट्रेट करें, या बीएसएनएल को ये जिम्मेवारी दी जाए कि भाई जो हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसका स्पीड बढ़ाया जाए। इसको लेकर कुछ काम हो रहा है कि नहीं? देखिए, इस तरीके को कोई ठोस पहल अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। खासतौर पर हम जनप्रतिनिधियों की बात कर लें, पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर लें, तो सब वर्चुअल रैली, वर्चुअल सम्मेलन, डिजिटल चुनाव की बात को सब लोग करता है,
यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी इस बात को कहता है कि इस बात पद्धति बदलेगा, बड़े बड़े पार्टियों के नेता कह रहे हैं, लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो कैसे बढ़ेगी, कैसे ज्यादा से ज्यादा गाँव में इंटरनेट कनेक्शन में इंटरनेट का स्पीड बढ़ाया जाए, इस पर कोई ठोस पहल फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसा भी कोई जादू नहीं होने वाला है कि बिहार विधानसभा चुनाव यदि तय समय पर होता है तो उस समय तक नेट कनेक्टिविटी अचानक से ठीक हो जाए। ये फिर मतलब जादू ही होगा, तभी ये संभव है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ बिहार में यूजर है। और नेट कनेक्टिविटी हम जिला मुख्यालय को छोड़ दें तो बाकी सब जगह लगभग न के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र। याद करिए कि वेबकास्ट की बात हुई थी और कई जगह पे इलेक्शन कमीशन वेबकास्ट को लेकर काफ़ी तैयारी की थी, लेकिन कई जगह वेबकास्ट फेल हो गया था। प्रयोग के तौर पर पिछले ही विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वेबकास्ट का प्रावधान किया था। चलिए अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं और आज सीएम ने अपने 2 ड्रीम प्रोजेक्ट में क्या काम चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में कहाँ तक काम पहुँचा है, इसको लेकर वो दोनों जगह पे घंटों समय बिताया है। वो 6 लेन जो पुल बन रहा है कच्ची दरगाह में, उसको देखने गए थे और सरमेरा नालंदा जो पथ है उसको भी उसका भी उन्होंने मुआयना किया, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या हुआ तैयारी को लेकर, क्या खास रहा, क्या स्थिति है, कितने दिनों का समय और लगेगा, इन सब चीज़ों को लेकर हम अपने संवाददाता के पास पहुंचेंगे। और ये बिहटा सरमेरा पथ की बात हो रही है, ये SH 78 है, मतलब राज्य का ये पथ है और इसको काफ़ी कई वर्षों से इस पर काम चल रहा है। मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है और इसको लेकर काफ़ी नीतीश कुमार परेशान भी रहे हैं। बीच में आनंद किशोर को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी कि जो भी जहाँ कहीं भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, उसमें काफ़ी कामयाबी भी मिली, कई जगह पर उसको खाली भी कराया गया, लेकिन काम इतना धीमा चल रहा है जिस वजह से परेशानी हो रही है। हम अपने संवाददाता से भी जानना चाहेंगे कि वो वहाँ पे जब पहुँचे, घंटों समय उन्होंने जाया किया, लोगों से, अधिकारियों से उन्होंने बात की, क्या खास रहा 2 प्रोजेक्ट, खास करके एक बिहटा सरमेरा और जो गांधी सेतु के पैरेलल जो पुल का निर्माण हो रहा है उसको लेकर क्या जो तैयारी थी वो वहाँ पे गए और उसका भी मुआयना किया, जो 6 लेन पुल बन रहा है काम। हालांकि यहाँ भी काफ़ी तेज़ी, अप्रोच रोड का काम जो कच्ची दरगाह से 6 लेन गांधी सेतु पर पुल बनने की बात आ रही है, वो 6 लेन पुल पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है, क्या आज के मुआयने दौरा करने के पीछे क्या वजह रही है, सीएम क्यों गए उस कार्यों की समीक्षा करने के लिए? पहले हम चलते हैं बिहटा, जहां हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आज सीएम जब पहुंचे, अधिकारियों से उनकी बात हुई, कई वर्षों से बिहटा सरमेरा रोड बन रहा है, फिलहाल क्या आश्वासन दिए वहां जो अधिकारी मौजूद थे पथ निर्माण विभाग के? देखिए, काफी दिनों से काम चल रही थी, कुछ विवादित के कारण मुआवजे को लेकर किसानों के विरोध थी, इसी वजह से प्रोजेक्ट के टाइमिंग बढ़ते चला जा रहा था। इसी बीच में कुछ 2-3 महीने पहले ही अधिकारी को किसान के समझौता हुआ, मुआवजा के बढ़ाने के बाद हुई, उसके बाद रोड पे सरमेरा रोड क्लियर किया गया। उसके बाद लगातार काम में तेजी आई है। करीब 10 से 15 किलोमीटर अभी भी काम बाकी है। आज सीएम जब पहुंचे, निरीक्षण किए, सीएम के आदेश दिए कि जल्द से जल्द इस पर सरमेरा रोड को क्लियर किया जाए और जो भी रिंग रोड है उसको भी क्लियर किया जाए। इस आश्वासन के देते हुए कि जल्द से जल्द चालू किया जाएगा ये रोड। इसके बाद अधिकारियों में जल्दीबाजी करने का आदेश दिया गया। जी, जो खबरें आ रही थी कि वह जो जिसको लेकर आनंद किशोर भी गए थे मामले को, अप्रोच रोड को लेकर, जहां पर आपको ये जो स्थिति रहती, खास करके उन जगहों पे जहां पे किसानों से कन्फ्लिक्ट हो रहा था, उन जगहों पर कोई समाधान का रास्ता निकला है या अभी भी जिच जारी है किसान और सरकार के बीच? जी सर, पहले भी जो पहुंचे थे, कमिश्नर पहुंचे थे, उस समय वार्ता हुई थी किसानों के बाद। किसान ने इसे जो वादा किए थे, कमिश्नर वादा किए कि आप जो आपका मुआवजा जो मांग है वो आपको मुआवजा मिलेगी, आप सड़क निर्माण करने दीजिए, आगे विकास होगी, इस गाँव को विकास होगा। इसी को लेकर गाँव वाले ने समझौता पूरा मान किया और उसके बाद रोड में काम उसी समय से चालू किया गया। जी, अभी क्या स्थिति है, कितने दिनों का वक्त लगेगा जिस तरीके से काम चल रहा है?
अभी भी काफी समय लगेगी, करीब 15 से 20 किलोमीटर अभी रोड भी सिर्फ पत्थर ही डाला गया है। अभी उस पे रोड काम काफी बाकी है। इसे लेकर करीब कम से कम 3 से 4 महीना अभी भी काम करने में पूरा समय लग पाएगा। चलिए संतोष, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीटा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, और खास करके ये जो सीएम का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सरमेरा रोड, बीटा सरमेरा रोड, इस रोड को लेकर बरसों से चीज़ें चल रही हैं। ज़मीन को लेकर किसानों से विवाद हुआ, आनंद किशोर को विशेष तौर पर जिम्मेवारी दी गई, कुछ मामला सुलझा भी, और अभी फ़िलहाल सड़क के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस बार बारिश भी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उसका भी असर हुआ है। अब हम चलेंगे पटना सिटी। हमारे साथ परमानंद जुड़ गए हैं, और परमानंद से हम समझना चाहेंगे जो 6 लेन पुल को लेकर फ़िलहाल क्या स्थिति है और कितना वक्त लगेगा, क्योंकि पूरे उत्तर बिहार के लोगों के लिए सब कह सकते हैं कि गांधी सेतु फिर से एक लेन बंद होने के कारण समस्याएं खड़ी हो गई है, घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। तो गांधी सेतु पर पैरेलल 2 पुल बन रहा है। दीघा के अलावा अगर हम बात करें, गांधी सेतु का तो एक पूर्वी लेन तो टूटना शुरू हो गया है, इसके बाद कच्ची दरगाह में एक 6 लेन पुल का निर्माण हो रहा है, और उससे कच्ची दरगाह से आगे जाएंगे तो बख्तियारपुर में पुल बन रहा है। तो फिलहाल परमानंद अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि सीएम आज जब वहां पे पहुंचे तो क्या समीक्षा उन्होंने किया, और अभी पुल निर्माण की जो प्रगति है, कब तक पुल निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? परमानंद से लगता है हमारी आवाज़ परमानंद तक नहीं पहुंच चुकी है। परमानंद, आपसे सवाल यह है कि सीएम जब आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, ये भी इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और 6 लेन पुल बनना है। बिहार में पहले ऐसा पुल है जो 6 लेन बनना है। क्या तैयारी है, कितना वक्त और लग सकता है, और आज के इस निरीक्षण का क्या मतलब है? मतलब तो संतोष सर, ये कहना है कि क्या मतलब, पीएम आज आए थे, निरीक्षण किए, वहाँ मैं अधिकारियों से बात किया, उन्होंने बताया कि ये 21 सितंबर के 2021 में ये तैयार हो जाएगा। जो रूपरेखा है, गंगा नदी में जो पिलर पाया है वो अभी लगभग तैयारी कर रहा है, और जिस तरह से अभी गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है उसमें भी काम तेजी से लगा हुआ है, और कहा जा रहा है कि 6 महीने के अंदर ये जो पिलर है वो पूरी तरह तैयार हो जाएगा। और जो अधिकारी जो वादा कर रहे हैं कि 21 दिसंबर के लास्ट में 21 में इनमें तैयार हो जाएगा, तो जैसा अभी जो वस्तुस्थिति देखने में लग रही है कि तैयार हो जाना चाहिए। इसे आगे क्या होगा, सीएम ने आज निरीक्षण किए, दूरबीन से भी वो गंगा नदी में जो पाया था उसका निरीक्षण कर रहे थे, वहाँ जो काम लगा हुआ था, काम तेजी से बीच गंगा में जो पिलर है ऊपर तेजी से काम हो रहा था, तो सीएम पूरा वहाँ निरीक्षण किए थे। जी संतोष, तो जो जिस तेजी से काम चल रहा है, क्या आपको लगता है कि 2021 के दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा? इतना पिलर बन चुका है, पाया बन चुका है सेतु निर्माण में? देखिए, अभी पाया का जो पूरा काम है वो अभी उसे पूरा करने में कम से कम जो कंपनी में काम करे उसे कम से कम अभी 1 वर्ष लगेंगे। पूरे पिलर पाया को जो 4 लेन आता है पटना बख्तियारपुर, जो 4 लेन है वहां से उसको जोड़ना है, और वो बिदुपुर तक जाना है। कुल 20 किलोमीटर की ये है, जिसमें 9.5 किलोमीटर पुल है, जो दो नदी है, गंगा और ऊपर गंगा, ये 2 नदियों पर पुल बनाना है। ये ये अभी लगभग अगर आंकड़ा लगाया जाए ऐसे तो जो बिहार सरकार के अधिकारी थे उनका कहना है कि 20 तक हो जाएगा, लेकिन जो पिलर का जो काम है जिससे तेजी चल रही है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि 30 तक, क्योंकि अब 20 खत्म होने में मात्र 3 महीने बचे हुए, 3 से 4 महीने, तो 4 साल में संभव तो नहीं लग रहा है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये हो जाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। संभव तो नहीं लग रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर 2021 तक इस पर काम पूरा हो जाएगा। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार वासियों के लिए भी, क्योंकि गांधी सेतु को लेकर लगातार समस्याएं खड़ी हो रही है,
और अगर उसका पूर्वी लेन अगर 1.5 वर्ष के दौरान उनका भी मरम्मती का जो समय निर्धारित है वो भी 2022 तक का समय निर्धारित है। और अगर ये चालू हो जाता है, एक और बख्तियारपुर में भी पुल बन रहा है, मतलब ये तीनों पुल अगर चालू हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच जो समस्याएं हैं, आने जाने की समस्याएं हैं, फिर राजेंद्र पुल के पास भी एक पुल पैरेलल बन रहा है, तो काफ़ी राहत मिल सकती। मतलब पिछले 20 वर्षों का जो अनुभव रहा है बिहार के लोगों को लेकर, उत्तर बिहार के लोगों को पटना आने में, पटना के लोगों को उत्तर बिहार में जाने में, हमें लगता है कि 5-6 वर्षों के दौरान आने वाले 5-6 वर्षों में बड़ी राहत मिलेगी। चलिए हम इस खास बुलेटिन को जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और अब हम कुछ पॉलिटिकल खबरों पर भी बात कर लेते हैं। आज मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है और हमें अभी भी संभावना है कि मांझी हमको छोड़कर जा ही नहीं सकते। ये सियासत है या समझदारी का फेर है, या फिर सियासत में जो नए लोग आए हैं उनकी सियासत की समझदारी पे क्या किया जा सकता है, क्या कहा जाए। तो पहले ज़रा इनकी बात सुनिए कि मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा है, क्या खास है इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि कहा है कि हमारे गठबंधन तो पूरी तौर पे हो चुकी है। तो ज़रा आप भी सुनिए कि मुकेश सहनी ने कहा क्या है। आप लोग से बात करके सीट तो क्लियर होना नहीं है, ये महागठबंधन का प्लेटफॉर्म पे बात होगा। अब मुझे जितना सीट मिलना चाहिए उतना बात हो चुका, उतना मैं कंफर्म हूँ कि मुझे जो सीट मिलना चाहिए, सरकार में जो जगह मिलना चाहिए, मुझे कंफर्म है। और मुझे सीट के लिए हम लोग में लड़ाई नहीं होगा, खास करके वीआईपी पार्टी को जो चाहिए वो मिल रहा है। जो भी मिल रहा है वो समय आएगा आप लोगों को जानकारी दे देंगे, और अभी बोलना उचित नहीं होगा। गठबंधन धर्म का अगर हम पालन करते हैं तो जो चीज़ गठबंधन के अंदर में है उसको बाहर नहीं लाना चाहिए। चलिए, सब कुछ ठीक है, सीट जितना हमें मिलना चाहिए वो हमें मिल भी चुका है, हम संतुष्ट हैं। चलिए हम मिसाल के साथ चलते हैं। मिसाल इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मिसाल, आज मुकेश सहनी का बॉडी लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा आज खुश नज़र आ रहे थे। कैसे ये हुआ कि सीट को लेकर जो मांझी तो चले गए और मांझी को लेकर भी ये चीज़ें का मांझी भी कह रहे थे कि मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन आज मुकेश सहनी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमें जो सीट मिलने हैं वो सीट हमें मिल चुका है, हम सब कुछ मेरे लिए सहज है, अब हम लोग चुनाव की तैयारी में लगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो उस तरह का मुकेश सहनी का कॉन्फिडेंस दिख रहा था। मुकेश सहनी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में काफी अच्छी दिख रही थी, काफी खुश में नजर आ रहे थे। और जब उनसे सवाल किया गया तो उनका सीधा ये कहना था कि उन्हें जो सीटें मिलनी थी वो मिल चुकी हैं और जल्दी वो बताएंगे कि उन्हें कितनी सीटें मिली। हालांकि इनका उन्होंने बिल्कुल खुलासा नहीं किया कि उन्हें सीटें कितनी मिली है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से यह साफ कह दिया है कि बातचीत हो चुकी है, राजद से बातचीत हो चुकी है और उन्हें जो सीटें चाहिए थी उसके लिए आरजेडी जो है पूरी तरह से तैयार है। लेकिन यहाँ पे एक बातें और भी सामने आ रही हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी तक सीटों को लेकर जो है तालमेल नहीं बैठा है। महागठबंधन में अभी भी चर्चाएं चल रही है कि किनको कितनी सीटें मिलेंगी। आरजेडी 150 से 60 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन इन तमाम बीचों के बीच जो उनके साथ में जो दल हैं, छोटे दल जो हैं, वो अपनी तरफ से यह दावा करना शुरू कर दिए हैं कि उनको उनकी सीटें मिल चुकी हैं। जैसा कि आज मुकेश सहनी ने कहा कि तमाम बातें हो चुकी हैं और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं और वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच उन्होंने एक बात और भी कही कि जीतन राम मांझी पे जब सवाल उनसे किया गया कि उन्होंने तो साथ छोड़ दिया महागठबंधन का, तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल जानता है और मैं भी जानता हूं कहीं ना कहीं कि जीतन राम मांझी अभी तक महागठबंधन को छोड़ के पूरी तरीके से नहीं गए हैं और ना ही उन्होंने अभी तक किसी और पार्टी को ज्वाइन किया है। एनडीए में भी वो नहीं गए हैं, जबकि एक तरफ तमाम खबरें आ रही हैं जिस तरह से कि एनडीए में जा सकते हैं जीतन राम मांझी। लेकिन मुकेश सहनी का यह मानना है कि जीतन राम मांझी अभी भी उनके महागठबंधन के साथ है और बातें जो है अभी भी चल रही हैं और सारी चीजों पर सहमति वो भी बन रही है। लेकिन इस बीच सीटों को लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि उनको जो सीट मिलनी थी वो मिल चुकी है और इसके बारे में तमाम बातें हो चुकी हैं, इसलिए वो काफी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते एक जो पॉलिटिशियन नहीं होता है, जो मतलब जिनका राजनीतिक चरित्र नहीं रहता, वो बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में बोल जाते हैं। तो मुकेश सहनी कह दिए कि अभी बातचीत चल रही है जीतन राम मांझी से। मतलब जीतन राम मांझी दोनों तरफ रास्ता ओपन करके रखे हैं। जहाँ कहीं भी डील पक्का हो जाएगा, उनके अनुसार डील होगा, उसके तरफ वो जा सकते हैं। ये चीज़ें मुकेश सहनी के बयान से लग रहा है
और मुकेश सहनी पॉलिटिशियन नहीं है। अभी उनके इस बयान का क्या मतलब हो सकता है, इससे मांझी को क्या नुकसान हो सकता है, इसकी समझदारी भी नहीं होगी उन्हें। इसीलिए हमें लगता है कि इस तरीके से खुलकर उन्होंने बात कर दी। लेकिन इनके बाद से ये कह सकते हैं कि आप लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीतन राम मांझी अभी भी एनडीए और महागठबंधन के बीच किनके साथ जाना है, इसको लेकर मोल भाव वो अभी भी कर ही रहे हैं। चलिए अब हम दूसरी खबर पर करते हैं कि आज से बिहार में लॉकडाउन के दौरान जो बस सेवाएं बंद हुई थी वो आज से फिर चालू हो गया। तो जरा आज मीठापुर बस स्टैंड का हाल हम देखना चाहते हैं कि जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद जो आदेश निर्गत किया गया कि किस परिस्थिति में बस सेवा शुरू की जाएगी, तो जरा देखिए कि उस वाकई में वो तैयारी है बस स्टैंड पे। जरा पहले वो देख लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। परिवहन विभाग के मुख्य सचिव महोदय के आदेशानुसार हम लोग देख रहे हैं कि बस में परिचालन के पूर्व यात्रियों का हाथ का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है कि नहीं, वो मास्क पहन कर प्रॉपर रूप में बैठ रहे हैं कि नहीं, सचिव महोदय के आदेशानुसार एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठाया जा रहा है कि नहीं, वो देखे जा रहे हैं। और साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का काम हाथ यात्रियों का हो रहा है नहीं, वो देख के बस का परिचालन हम लोग करवाए जा रहे हैं। ऐसे में बसों के जांच में कोई गलतियां पाई गई हैं या अभी सब सामान्य नहीं, बस का तो जितना भी है वो अपने परमिट के अनुसार जो। हमारे साथ गौतम जुड़े हुए हैं, आज सुबह से लगातार बस स्टैंड में बने हुए थे। गौतम, जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का फॉलो सिर्फ दिखाने के लिए हो रहा था या वाकई में उस तरह की बस के मालिक भी उस मानसिकता में हैं कि हमें जो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन के तहत बसेज चलानी है? एक मजबूरी कही जा सकती है। ऐसे जो आदेश निकाला गया है उसका उस तरह से जो पालन होना चाहिए वो तस्वीरें नहीं देखी हमें। जो हमने बस स्टैंड मीठापुर है वहाँ पे सबसे पहले जायजा लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बिहार भर के लिए बसें खुलती है वहाँ से खुलती है। तो वहाँ पर जिस तरह से बसों में जो लोग बैठे हुए थे, एक बात था कि जितने भी सीटिंग कैपेसिटी है उतने ही लोगों को बैठाया जा रहा था, मगर जो साफ सफाई की जो बात कर ली जाए, बस को सैनिटाइज करने के लिए जो आदेश निकाला गया है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी सख्ती जरूरी है परिवहन विभाग को कि मॉनिटरिंग करें और बंद कर दें। उस सख्ती के बाद ही जो कहा जा सकता है कि वहां पर साफ सफाई या जो भी कहा जा सकता है कि जो भी सैनिटाइजेशन का काम होना है बस में वो होगा। देखिए हमने उसके बाद जो है सरकारी बस स्टैंड बांकीपुर बस डिपो जो गांधी मैदान है वहां पर जाकर देखा। वहां पर यात्री जो है वो ज़्यादा नहीं थे, मगर एक बात थी क्योंकि सरकारी बस डिपो है, यहाँ पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का जो काम है बसों में वो काफ़ी हो रहा है। मीठापुर बस स्टैंड में एक बात ये सामने देखने को आई है कि कुछ जो पैसे हैं वो बढ़ाए गए हैं। देखिए जो मुजफ्फरपुर का भाड़ा 120 रुपये था उसे 150 रुपए कर दिया गया, यानी ज्यादा नहीं मगर थोड़े से जरूर पैसों में वृद्धि की। अलग बात है, लेकिन जब एक सीट पर एक पैसेंजर को ले जाना है तो स्वाभाविक तौर पे बस मालिक भी भाड़ा बढ़ाएंगे बनाए। लेकिन जान है तो जहान है, ये स्लोगन के साथ जो हम लोगों ने कोरोना से लड़ाई लड़नी शुरू की थी, तो ये उसको हम किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इस खास बुलेटिन में हम बिहार में आज कई ऐसी आपराधिक घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर कहा जा सकता है कि हम जो सुशासन की बात करते हैं या कानून की राज की बात करते हैं उन दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। और बिहार में अपराध को लेकर जो संस्कृति चली आ रही है, बड़ा मुश्किल है। पुलिस और अपराधियों में लुक्का छिपी का खेल चल रहा है, कुछ ऐसा ही लगता है। हमारे अंदर जो अपराध घटनाओं को अंजाम देने की जो प्रवृत्ति है, पता नहीं उस प्रवृत्ति में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, जबकि पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, पुलिस को सफलता भी मिल रही है, हर अधिकांश मामलों में उद्भेदन भी हो रहा है, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इस 5 वर्षों के शासनकाल में जो 2015 से 2020 का जो शासनकाल रहा है उसमें सजा का प्रावधान जो स्पीडी ट्रायल के तहत, स्पीडी अपील के तहत जो चीज़ें चल रही थी उसमें वो गति देखने को नहीं मिली है। ये गति आप कह सकते हैं कि 2010 से 2015 और 2005 से 2010 में जो देखने को मिला था वो चीज़ें देखने को नहीं मिली है इस बार। इसका असर है या जो भी हो, लेकिन आज 2 बड़ी घटनाएं घटी हैं। एक मुजफ्फरपुर में जहां बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और दूसरे लखीसराय में एक बड़े व्यवसायी की हत्या हो गई। तो पहले जरा हम मुजफ्फरपुर की घटना को समझ लें कि मुजफ्फरपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के शाहबाजपुर में अहले सुबह जो है, मतलब सुबह सुबह अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और रैक पॉइंट जहाँ पे हम आपको बताएं कि
अमूमन जहाँ पे मालगाड़ी से सामान निकाला जाता है, उतारवाया जाता है, रैक पैंट पर बड़े बड़े व्यापारी जुटते हैं, वहाँ भी कहीं न कहीं व्यापारी का ही रिश्ता है। तो लगभग 26 लाख से अधिक राशि की लूट हुई है। और उस लूट की वजह क्या रही है, इन सब चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और लूट कैसे अंजाम दिया गया ये भी समझने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल उस जगह के बारे में, जो घटना स्थल है, वहाँ जो जिनके साथ लूट की घटना घटी है या पुलिस क्या कह रही है, जरा पहले इस रिपोर्ट को पहले देख लेते हैं। 6 लड़के आए और उनका पैसा जो है कि ले गए। 26 लाख के आसपास जो है कि अमाउंट बता रहे हैं। हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। अविलंब जो है कि घटना को घटना पता चला। सर पीड़ित द्वारा क्या बताया गया सर, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? ज़्यादा तादाद में अपराधी बता रहे हैं। हाँ, 3 मोटरसाइकिल से 6 आदमी के अपराधी थे, जो इस चौक पे जो है कि इनका कहना है कि मुझे मालूम ही नहीं है कि पीछे से आए कि आगे से आए। हमको घेर लिए और हमको जो है कि धक्का मार के गिरा दिए और मेरे जो डिक्की में जो पैसा था उसको लेके चले गए। फायरिंग हुई है सर? फायरिंग की बात तो नहीं पता है अभी तक। एक खोखा बरामद है सर? नहीं, पूरा गोली है। फायरिंग की बात तो नहीं पता। तो हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं मुजफ्फरपुर से। मनोज, घटना के बारे में जो चीज़ें बताई जा रही हैं, आप घटनास्थल पर भी गए थे, कैसे ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया है? जिस तरीके से ये घटना घटी है, अहियापुर थाना क्षेत्र का यह इलाका है, शहबाजपुर जगह का है, जहाँ पे ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पूर्व में जिनका जो पैसा था, ये पूर्व में आरजेडी के प्रत्याशी भी रहे, वो उनका पैसा है। ये पैसा जो था, ये इतनी ज्यादा रकम जब लगातार प्रशासन अपील करती है कि अगर ज्यादा पैसा हो तो प्रशासन का स्कॉट ले ले, सूचना दे दे कि इतना पैसा लेकर के जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पैसा बड़े आराम से जो है, एक लग रहा है जिस तरह से प्री प्लान टाइप का जो है वहाँ पे अपराधी पहले से इकट्ठा था और ये जैसे ही बाइक लगाया है उसी दौरान ये तीन चार बाइक से लोग था जो अपराध कर्मी थे, वो घेर करके और मारने लगे और पैसे छीन। तो कहीं ना कहीं एक जो पैसे लेके जाने का जो क्लू था वो अपराधियों को पता था। बड़े आराम से, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा था और बाइक से लेके जाना, ये चीजें जो है ये बहुत इतना ज्यादा रकम बताया जा रहा है, उसको बाइक से लेकर के जाना मतलब कहीं ना कहीं जो है संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न करती है। और पुलिस का जो लगातार दावा था कि पुलिस लगातार लोगों से अपील करती थी, आखिर ये पैसा जा रहा था रेड पॉइंट के लिए जा रहा था, जहाँ पे लोगों को हिसाब देना था, जहाँ रेड का जो बिजनेस होता है दूसरे जिले में, वहाँ के लिए पैसा था। लेकिन जिस तरीके से जो घटना घटी है, रियल में जो घटना है वो पुलिस पर तो सवालिया निशान है ही है, लेकिन जो लोग हैं जिनका पैसा था, जो जितने बड़े जो लापरवाही है, वो कहीं ना कहीं इसमें उजागर है। जी, एक आखिरी सवाल कि रैक पॉइंट पर 26 लाख रुपए लेके जाने का मसला, क्यों वो 26 लाख? ये उनका रोजाना का इस तरह का काम था या फिर आज अचानक वो उस तरीके के राशि के साथ वहां पहुंचे थे? नहीं, पूर्व में भी इनके साथ ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है, कई बार गोली भी चल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये बचकाना टाइप का जो हरकत है, पुलिस को नहीं सूचना देना, और इतनी रकम वो 4 व्हीलर से भी जा सकते थे, वो सक्षम है उतना ले जाने में, और इतना रकम जो नगद रकम है, वो नगद रकम किस पर्पज से लेकर के, जैसा बताया गया कि रेड पॉइंट पर हमें हिसाब देना था, अगर हिसाब ही देना था तो वो सारा चीज लेकर के बैंक अकाउंट में भी लगा सकते थे। लेकिन लगातार जो है विवादों में, कहा जा सकता है कि शुरू से जो जिनका पैसा था वो विवादों में शुरू से रहे हैं, कई बार ऐसे उनके साथ दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को नहीं संभालना कहीं ना कहीं एक अपराधियों का जो मनोबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुलिस की भाषा न बोले तो बेहतर होगा। हम संवाददाताओं को इस बात का ख्याल रखना होगा कि भाई हर वक्त पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस स्कॉट करके पहुंचा दे, ये संभव नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। पुलिस नोटिस भी नहीं लेगी, पता नहीं पुलिस ही उसके बाद मुखबिर का काम कर दे, ये भी भरोसा पुलिस पर नहीं है। तो हाँ, एक पत्रकार की जिम्मेवारी ये है कि लूट की घटना घटी है तो इसमें जो पुलिस का फेल्योर है वो ज़रूर सामने आना चाहिए। चलिए, इससे एक और बड़ी घटना लखीसराय में घटी है। वहाँ एक व्यापारी की सुबह में मोटरसाइकिल से वो निकले थे और अपराधियों ने घेर कर उन्हें चारों तरफ से घेर कर गोली से छलनी कर दी और घटनास्थल पर ही उस व्यापारी की मौत हो गई, गौतम शाह जी की। तो हम हमारे साथ लखीसराय संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजीव, मामला क्या है, क्या मसला है? अभी तक कुछ एक गिरफ्तारी भी हुई है ना, एक नामजद अभियुक्त के, तो कोई विवाद की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है या फिर क्योंकि नामजद केस किया गया है या फिर इसके पीछे रंगदारी का मामला है? बिल्कुल संतोष जी, देखिए जिस तरह से लखीसराय में बीते कई मतलब 2-3 महीनों की अगर बात करें तो प्रॉपर्टी डीलिंग में यहाँ पर बहुत बड़ी हत्याएं हुई है।
बहुत बड़े बड़े और उस हत्या में बहुत बड़े नाम सामने आए हैं। तो कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने, जिस तरह से लखीसराय में प्रॉपर्टी डीलिंग में जिस तरह से हत्याएं हो रही है। और वही प्रॉपर्टी डीलिंग का ही मामला है कि आज सुबह ये बहुत बड़े व्यवसायी कहे जाते हैं लखीसराय में। पहले टीसी रीज जो सर्फ का था वो बहुत बड़े व्यवसायी थे ये, और आज सुबह ये बाइक से और इनके साथ एक ब्रोकर था जो जमीन की डीलिंग करता था, वो दोनों साथ में निकले थे और रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में सड़क किनारे इनका 10 कट्ठे का प्लॉट था, वहीं पर वो देखने के लिए निकले थे। और जैसे ही वो अपने प्लॉट के नजदीक पहुंचे तो पहले से वहां पर घात लगाए बाइक से सवार 2 अपराधी थे और इनको सर में इनकी गोली मारी और घटनास्थल पर इनकी मौत हो गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो बाय नेम्ड 4 किए गए हैं, 4 आरोपी को इसमें बाय नेम्ड किया गया है, उसमें से एक की गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं कि कुछ दिन 4-5 महीना पहले इसी व्यवसायी पर इस फायरिंग हो चुकी थी, गोलीबारी हुई थी, जिसमें ये बाल बच गए थे। अगर पुलिस अगर उस मामले में अगर सही से इन्वेस्टिगेशन करती तो शायद ये घटना नहीं घट सकती थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये घटना चुनौती से भरा है। जी, पहले जो उन पर हमला हुआ था उस मामले में पुलिस क्या कोई कार्रवाई नहीं की? उस मामले में पुलिस का कहना है कि जो सूचक है जिन पर ये हमला हुआ था उसके तरफ से किसी पर बाय नेम्ड FIR नहीं करवाया गया था और लिखित आवेदन नहीं दिया गया था, जिसके चलते पुलिस मामले की जांच नहीं कर पाई थी। लेकिन कहीं न कहीं ये मामला उसी मामला से जुड़ा हुआ है और वही जो उस मामले में जो आरोपी बनते वही आरोपी इस मामले में भी बने हैं। तो कहीं न कहीं अगर उस केस का इन्वेस्टिगेशन अगर सही से होता तो शायद ये घटना जो आज हुई, ये हत्या बनाए गए हैं वो कौन लोग हैं? वो भी प्रॉपर्टी डीलर ही हैं या अपराधी हैं वो लोग? देखिए संतोष जी, जो भी लोग हैं वो सब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। और लखीसराय में ये अगर पिछले कई महीनों का अगर इतिहास पलट कर देख ले तो यहाँ बहुत बड़ी हत्याएं हुई है। पप्पू मेहता का हत्या बहुत चर्चित हत्या हुआ था, बहुत राजनीतिक सरगर्मी भी यहाँ पर तेज हुई थी। दिन दहाड़े जो बाहर से शूटर मंगाए गए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, उस केस में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की है और जो उसमें जो अपराधी हैं वो पकड़ में आ गए हैं, जो शूटर है वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उसके बाद जो 10 मार्च को होली था, 11 मार्च को यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर अरुण सिंह की गोली मारकर उनके घर में घुसकर, और सबसे खास बात यह है संतोष जी की हाल के दिनों में जितनी भी हत्याएं हो रही है लखीसराय में, इसमें स्पेशल पैसे पर शूटर बुलवाए जा रहे हैं, लोकल अपराधी घटना को अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस तरह की प्रॉपर्टी डीलिंग में जो हत्याएं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर कल 2 दिन पहले पटना में भी गोलीबारी हुई, कार्बाइन का इस्तेमाल हुआ। अब बिहार में क्राइम का नेचर बदलता जा रहा है, अब प्रॉपर्टी को लेकर हत्याएं हो रही हैं। स्वाभाविक तौर पर जमीन का जो कारोबारी है या जमीन का कीमत आसमान छू रहा है। सबसे ज़्यादा बिहार में अगर हम बात करें तो ज़मीन की कीमत में ही बढ़ोतरी हुई है और इसको लेकर हर छोटे छोटे जगह पर भी एक माफिया जो पहले अपहरण घटना को अंजाम देते थे, जो शराब माफिया हैं, इस तरह के जो माफिया हैं वो आजकल प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में आए हैं और वहाँ भी ये खून खराबा उसी तरीके से हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया जो आप लखीसराय में देख रहे हैं। चलिए अब हम आगे की खबर में बढ़ते हैं। जी, शिबू सोरेन जी का स्थिति कह सकते हैं कि अभी भी वो बेहतर स्थिति में नहीं है, सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही है। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाने की बात हो रही थी, लेकिन आज भुवनेश्वर राजधानी से उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उनकी स्थिति मतलब थोड़ी क्रिटिकल बनी हुई है। हालांकि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का भी कोरोना टेस्ट हुआ, वो सारे निगेटिव पाए गए हैं, लेकिन गुरुजी और उनकी पत्नी पॉजिटिव हैं और स्वाभाविक तौर पर एक जिस उम्र में है उस उम्र में कोरोना होना, जो भी जिनको भी कोरोना हुआ है काफ़ी मुश्किल रहा है उस दौर से बाहर निकलना। लेकिन आदिवासी प्रदेश से हैं, एक आंदोलन का एक बैकग्राउंड भी है, मतलब जीवन शैली ऐसी नहीं है जिस जीवन शैली में उन्हें कोरोना से बाहर फाइट करने में इन्हें परेशानी होगी, ऐसा डॉक्टरों का भी मानना है। और शिबू सोरेन के चाहने वाले लोग भी कह रहे हैं कि जो जितने अंदर से वो मजबूत हैं, उम्र जो भी हो, लेकिन जितनी मजबूती के साथ वो चीज़ों से जूझते हैं, वो ताकत आज भी शिबू सोरेन के पास है और उसी ताकत के सहारे वो बाहर निकल सकते हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है और आज बोकारो से वो राजधानी एक्सप्रेस वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। चलिए हमारे साथ बोकारो से हमारे संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव जी, क्या तैयारी है और कब कितने बजे शिबू सोरेन जी दिल्ली रवाना होंगे आपके बोकारो स्टेशन से?
जी मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली स्टेशन से शिबू सरण के यहाँ से जो भुवनेश्वर नई दिल्ली एक्सप्रेस है 7:45 बोकारो से डिपार्चर होगी। और आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ का सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है, साथ ही यहाँ पर मेडिकल टीम भी है। और गुरु जी के साथ कुल 15 लोग जाएंगे, एक डॉक्टर तो उनके साथ असिस्टेंट डॉक्टर के रहेंगे और 9 लोग सिक्योरिटी के रहेंगे, उनके पीए रहेंगे और एक डीएसपी रैंक के पदाधिकारी रहेंगे। अभी तक गुरु जी बोकारो रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंचे हैं, जैसी सूचना मिल रही है कि कटवार पार कर चुके हैं। जी तो मतलब आज शाम 7:30 बजे वो रवाना होंगे। चलिए, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पूरे डॉक्टर की टीम के साथ उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है और दिल्ली में मेदांता में उनका इलाज कराया जाएगा, इसी खबरें आ रही हैं।